हेलो छात्रों, मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आइए छात्रों, आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और विषय इतिहास है। इतिहास ऐसे तो पांचवा चैप्टर हमने पिछले सेशन में पढ़ाया था, यात्रियों के नज़रिए, लेकिन कुछ छात्रों का कमेंट आ रहा था और कुछ छात्रों ने फ़ोन करके और पूछा कि सर क्या पहले चैप्टर से हमें मिल सकता है यूट्यूब पे आपका क्लास। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम शुरू से ही आपके लिए पहले चैप्टर से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ। इतिहास का ये पहला वॉल्यूम है, 3 इतिहास है 12 में पढ़ना। पहला प्राचीन इतिहास के बारे में, दूसरा मध्यकालीन इतिहास के बारे में और तीसरा आधुनिक इतिहास के बारे में। ये पहला इतिहास का जो खंड है वॉल्यूम, इसमें पहला पार्ट पढ़ना है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ये चैप्टर का नाम है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर के। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है। यह हड़प्पा सभ्यता ईंट, मनके तथा अस्थियाँ का यह उपनाम है, सब टाइटल है। आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कुछ जानते हैं, परिचय जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इतिहास के बारे में बता दें। इतिहास जो है यह एक शब्द है हिंदी का, संस्कृत का शब्द है। संस्कृत हिंदी का भी बहुत सारे शब्द सब संस्कृत से लिए गए हैं, इसलिए मूलतः आप लोग अभी तक जानते होंगे इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति जोड़ हास, इति का मतलब बीती हुई, हास मतलब कहानी। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, लेकिन जब इसमें सूक्ष्मता से आप अध्ययन करेंगे तो इतिहास में 3 पार्ट में बटा हुआ है ये शब्द। इति जोड़ ह जोड़ आस। इति का मतलब तो बीती हुई या बीत चुका हुआ हो, और ह का मतलब होता है ऐसा ही। अस का मतलब होता है था। जैसे आप लोग संस्कृत में अस धातु पढ़े होंगे, अस्ति, अस्त, संति शब्द रूप, धातु रूप पढ़े होंगे, धातु रूप, जिसमें अस का मतलब होता है था, होना। अर्थात इति जोड़ ह जोड़ अस, इसका पूरा संधि विच्छेद हुआ। इसका पूरा अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही घटित हुआ था। तो इतिहास शब्द का अर्थ ही होता है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही घटित हुआ था। इतिहास की परिभाषा पर जब गौर करें तो इसका परिभाषा कुछ यूं है कि विगत काल में या प्राचीन काल में या पूर्व काल में घटित घटनाओं के अध्ययन के लिए हम जिन विषयों का इस्तेमाल करते हैं वह इतिहास कहलाता है। अर्थात कल की घटना हो या 5 साल पहले की हो या 1000 साल पहले को हो या 1 लाख पहले की हो, यानी विगत। विगत का मतलब आज से 1 सेकंड पहले से लेकर के अनंत काल, आदि काल तक का जो काल होता है उसको हम विगत काल या पूर्व काल कह सकते हैं। ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो विगत काल की घटित घटनाओं का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वो विषय इतिहास कहलाता है। इतिहास के खोजकर्ता, इतिहास के जनक जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस नामक एक विद्वान थे, यूनानी विद्वान थे, यूनान देश के, ग्रीक देश के, जिन्होंने सबसे पहले अपनी ग्रंथ हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। और हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल विगत काल की घटनाओं को चित्रित करने के लिए किया। तब से यह चलन में आ गया। बीती हुई चीज़ों को हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए उन्हीं इतिहास के बारे में जानते हैं। इसको मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा हुआ गया है। प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास मतलब बहुत प्राचीन, अति प्राचीन। और बीच का होता है काल, मध्यकालीन इतिहास, जो बीच के काल को कहते हैं। और एक आधुनिक काल होता है जो अभी थोड़े दिन पहले समाप्त हुआ था। आपने पढ़ा होगा 6ठे क्लास में आपने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा होगा, 8वें क्लास में आधुनिक भारत के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ जो 12 में पढ़ना है, यह 3 वॉल्यूम में आपको जो है 15 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला वॉल्यूम जो है इतिहास का, इसमें 4 चैप्टर मिलेंगे जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी प्राचीन चीज़ें, ये सब जानना है। दूसरा जो खंड है इसका, इसमें 5 चैप्टर आपको मिलेंगे, वो मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें बाबर के बारे में पढ़ना है, मुगल काल और किस तरह अंग्रेजों ने यहाँ आधिपत्य कर लिया। ये बीच के कालों के बारे में, भक्ति, सूफी, संत, यात्रियों के बारे में, ये सब आपको जो है 5वें चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर तक, 9वें चैप्टर तक आपको मध्यकालीन भारत दूसरे वॉल्यूम में इतिहास के पढ़ना है। और तीसरा जो किताब है वो आधुनिक इतिहास का है, जहाँ अंग्रेज जब आए और अंग्रेजों ने यहाँ आकर के अपने पैर पसार लिए और किस तरह भारत को अपना शोषण का शिकार बनाया। उपनिवेश साम्राज्यवाद के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध
के बारे में और सभी इन चीज़ों के बारे में हम लोग आधुनिक काल में पढ़ते हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब हमारे साथ कौन सी समस्याएं थी, देश आज़ाद होने के भी 70 साल पूरे हो चुके हैं। इन 70-72 सालों में हमने कौन कौन सी घटनाओं से फेस किया है, इन सब चीज़ों को हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले वॉल्यूम में 4, दूसरे वॉल्यूम में 5 और तीसरे वॉल्यूम में 6, यानी 6, 4, 10, 5, 15 चैप्टर आप लोग को 12 में पढ़ना है। आइए, पहला चैप्टर इतिहास का जो है ईंट, मनके तथा अस्थियां पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आइए, सबसे पहले हम आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता क्या है। छात्रों, हड़प्पा सभ्यता नाम आपने जिस तरह सुना, हड़प्पा का मतलब ही होता है एक जगह का नाम है। वहाँ सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4500-5000 साल पुराना सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए कि यह जो है सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ सभ्यता की वजह से फैला हुआ सभ्यता था, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका काल 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल है, 700 वर्षों का जो काल है, उसको हम हड़प्पा सभ्यता का काल कहते हैं। क्योंकि अब 26 ईस्वी पूर्व यहाँ लगा हुआ है और हम लोग अभी जो लिखते हैं, आज का जो सन ईस्वी लिखते हैं उसको सीधे ईस्वी लिखते हैं, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये ईस्वी पूर्व है। तो दोनों को बारे में आप लोग पहले समझ लें। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से। जो कैलेंडर हम लोग अपनाते हैं, यह कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं होती है या काल को हम जब व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए उसको हम ईस्वी पूर्व लेकर चलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बीसी भी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी का इंग्लिश में एडी होता है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी होता है, यानी ईस्वी पूर्व के बाद। ईस्वी पूर्व जब से ईस्वी सन शुरू हुआ तब के बाद का काल को हम ईस्वी कहते हैं, और उसके पहले के काल को ईस्वी पूर्व कहते हैं। जिस तरह संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे, तो 0 से पहले की संख्या को हम माइनस में व्यक्त करते हैं, और 0 के बाद की संख्या को भी उसी फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन माइनस हट जाता है ना। तो उसी तरह ये ईस्वी पूर्व है। जैसे आज से 5000 साल पहले है, तो 2000 ईस्वी तो चल रहा है, मतलब 3000 साल पहले ईस्वी पूर्व से पहले जाना होगा, अर्थात माइनस में चले गए। मैंने समझने के लिए समझ लीजिए, माइनस अर्थात माइनस कहीं होता नहीं है। तो ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में, जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। यह एक सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। 2600 ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ ये 2000 ईस्वी चल रहा है, और 2000 इसमें अगर ऐड हम कर दें, 2000 अगर 20 ऐड कर दे तो 2600 और 2000 मिल करके बनता है 4620 साल, यानी 4500 साल पहले, लगभग मोटा मोटी 5000 साल पहले ये पुरानी हमारी सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में छात्रों हमें लिखित प्रमाण के रूप में बहुत कम ही स्रोत मिल पाए हैं। जो भी चीज़ें हैं वो चिन्ह और संकेत मात्र के रूप में है, तरह तरह के पूरा वस्तुओं के रूप में है। पूरा वस्तु का मतलब होता है वैसी पुरानी वस्तुएं जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई या छुपी हुई है, उसको विभिन्न माध्यमों से जब खोजा गया, उसको लैब में उसका ईयर जब जांचा गया, कितना पुराना है, उम्र ज्ञात किया गया, जिसको कार्बन 14 की पद्धति द्वारा हम उम्र ज्ञात करते हैं। कार्बन 14 की पद्धति द्वारा किसी भी पुरानी से पुरानी वस्तु का उम्र ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके द्वारा यह प्राप्त किया गया, जैसे सिक्के, मुहर, है ना, मृत भांड, औजार, आभूषण, हल, दाने, पशुओं के हड्डी, ये सब बहुत सारे दर्पण, ईंट, मनके, अस्थियां, ये सारी चीज़ें जो है पृथ्वी के अंदर दबी हुई जहाँ तहाँ हमें उत्खनन के दौरान मिली है, और उनके द्वारा हम जो है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित कर पाते हैं। तो हड़प्पा 121 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज की थी, और दयाराम साहनी के खोज करने के पहले इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हुआ क्या
कि हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ है सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रेलवे बिछाने का काम किया जा रहा था। तो रेल कर्मचारी जो थे वो ऊंचे जगहों को तोड़ करके नीचे जगहों को भर रहे थे। तो इसे ही खुदाई करने, गड्ढे खनने के दौरान गड्ढों को भरने के क्रम में कुछ ईंट मिला। तो उस ईंट की जब जांच की गई, देखा गया तो ये ईंट प्रचलन में जो उस समय का ईंट था उससे भिन्न था। तो लोगों ने उत्सुकतावश इस ईंट की खोज की, कहाँ से मिला है, कैसा है। तो उस जगह की खुदाई की गई। उस जगह की खुद काम रोक दिया गया और खुदाई की गई। खुदाई करने के दौरान बहुत सारे ऐसे पूरा वस्तु, प्राचीन वस्तु प्राप्त हुए, जैसे सिक्के, मोहर, अस्थियाँ, बहुत सारे पूरा वस्तु जो है कि है ना, मन के बटखरा और भी बहुत सारे दैनिक चीज़ों से लेकर के विभिन्न प्रकार के विलासिता की भी वस्तुएं हमें मिली। फायांस के बने हुए बर्तन, मृद भांड और भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। तो उन चीज़ों के आधार पर हमने यह तय किया कि यह जो है किसी पुरानी परंपरा से रिलेटेड है। उस परंपरा को खोज जब किया गया तो कोई भी लिखा हुआ शास्त्र ग्रंथ, किताब या कोई भी दस्तावेज जो है उस काल का हमें प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि हुआ वो, लेकिन उसको आज तक किसी विद्वान ने पढ़ पाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, क्योंकि वह ऐसे भाषा में लिखा गया है कि वो भाषा प्राय लुप्त कर गई है और उस भाषा को पढ़ने वाले विद्वान शायद नहीं है, कोई पढ़ पाने में सफल नहीं हो पाया। इसलिए उस समय के दस्तावेजों को हमने आज तक पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की है। लेकिन उस समय के हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों की जानकारी हमें इन्हीं पूरा वस्तुओं के माध्यम से मिलती है। तरह तरह की पूरा वस्तुएं जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई थी उसे उत्खनन के दौरान प्राप्त किया गया और लैब में कार्बन 14 की पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया। इस तरह विभिन्न प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाई। तो ये हड़प्पा सभ्यता आज से 4500 साल पुराना का इतिहास है। यह हमारी पहली सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उसके पहले भी सभ्यता संभवतः रही हो, लेकिन उसके बारे में कहीं कोई पुष्टिदायक कोई खबर, पुष्टि की खबर हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम अपनी सभ्यता 5000 साल पुराने ही मानते हैं। और छात्रों, ये आपको जानना जरूर चाहिए कि जिस समय हमारे देश में खेती गृहस्थी का विकास हो चुका था, उद्योग धंधा लगभग मोटे मोटे हस्तशिल्प, कारीगरी शिल्प उत्पादन, है ना, मटका बनाना, आभूषण बनाने, ये सब उस समय छोटे छोटे कारीगरी और मिस्त्री का कार्य करने वाले लोग हुआ करते थे, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों, व्यवसायों और उत्पादन कार्य के द्वारा अपना भरण पोषण कर पाते थे। लोग खेती गृहस्थी करते थे, किसानी, कृषि कार्य, पशुपालन, तरह तरह के व्यवसाय, छोटे बड़े उद्योग धंधों, इस सब के अलावा विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न थे। यह हमारी बहुत ही उच्च और धनी सभ्यता मानी जाती है। हालांकि उसी समय विश्व के अन्य भागों में ऐसी कोई सभ्यता का वर्णन नहीं मिलता है जहाँ इतनी विकसित अवस्था में लोग निवास करते हो। हड़प्पा सभ्यता के समय मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर के रूप में है, वहाँ तो इतनी सुव्यवस्थित नगर है। आपको हम बताएं, आज के ज़माने में जिस तरह नगर बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं, सुनियोजित नाले निकाले जाते हैं, एक व्यवस्थित घर का पैटर्न बनाया जाता है, तब शहर को बसाया जाता है, इस तरह का प्रमाण, इस तरह का पैटर्न हमको आज से 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही उन्नत और बहुत ही समृद्ध सभ्यता मानी जाती है। उस समय पूरे विश्व में लोग बर्बर समुदाय के रूप में रहते थे, हिंसक माने अवस्था में रहते थे। लोग कंदमूल, फल फूल खा करके जीवित रहते थे, आदि मानव की तरह जीवन यापन करते थे। उनमें व्यवस्थित, सुव्यवस्थित जीवन शैली का बहुत ही घोर अभाव था, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। जो कि हमारे यहाँ जो सुव्यवस्थित जीवन शैली थी, ये अपने आप में हमारे महत्व को, हमारे प्राचीन इतिहास के गौरव को बढ़ाता है। और ये सैंधव सभ्यता हमारी सभ्यता की रीढ़ मानी जाती है। तो आइए ये सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। 2600 ईस्वी पूर्व की यह सभ्यता शुरू हुई थी, लेकिन 1900 ईस्वी पूर्व में वो कौन सी वजह थी कि वह हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता समाप्त हो गई? कुछ तो वजह रही होंगी। आज का यह सभ्यता सैंधव सभ्यता नहीं है। तो आज से 4500 साल पहले, 5000 साल पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी, वो विभिन्न कारणों से, विभिन्न तरह के चीज़ों से विख्यात भी है, प्रसिद्ध भी है, जिसको उल्लेखनीय भी है इतिहास में, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। एक बात आपको यहाँ रोक कर बताना चाहूँगा कि 2600 ईस्वी पूर्व में जो सभ्यता फली बूढ़ी और अपने चरम पर पहुँची, वह सभ्यता 700 से
750-800 साल के अंदर समाप्त हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि ऐसा विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का कहना है कि यह सभ्यता शायद सिंधु नदी में बहुत बाढ़ आ गया होगा, जिसकी वजह से इधर बसने वाले लोग डूब के मर गए होंगे। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि हो सकता है भूकंप आया हो, जिसकी वजह से लोग मारे गए होंगे और सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा कारण हो सकता है बाहरी लोग हमारे यहाँ जब आक्रमण कर दिए हों, तो यहाँ के लोग युद्ध कला में परिपूर्ण नहीं रहे होंगे, उस केवल शिकार भर ही करना जानते थे, जिससे उनका शिकार हो गया और ये सभ्यता पूर्णतः समाप्त हो गई। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि मौसम जलवायु में एकाएक परिवर्तन हुआ, जिसके वजह से वो मौसम के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाए और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई और वो समाप्त हो गए, लुप्त हो गए। तो जो भी कारण है हो सकते हैं, कोई भी कारण एक ही कारण पुष्टि नहीं होती है इसकी कि हाँ यही एक कन्फर्म कारण है। बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, बहुत सारे कारणों के संकेत हमें इतिहास में मिलते हैं। तो अनेक विद्वानों का अपना व्यक्तिगत मत है। हम उन सभी मतों को लेकर के चलते हैं कि सिंधु सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कई कारण हो सकते हैं। तो ये 700 साल के बाद यह सभ्यता अपने अस्तित्व में रहने के बाद और विभिन्न उल्लेखों के बाद यह सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया। 1900 ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ आज से कितना साल पहले, तो इसमें हम 2000 अगर 20 जोड़ देते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा, 3920, लगभग 4000 मान लेते हैं मोटा मोटी। आज से 4000 साल पहले यह सभ्यता समाप्त हो गई और 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता मोटा मोटी माना जाता है मानकर। तो यह भी जो 2600 से 1900 एकदम पुष्टि नहीं है कि हाँ इतना ही हो सकता है, इससे 1-2 साल आगे पीछे नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ साल आगे या पीछे होने की प्रबल संभावना रहती है, उसका निश्चित रहता है। तो हम मोटे तौर पर यह मान लेते हैं कि 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता थी, जो लगभग 4000 साल पहले लुप्त हो गई। तो ये परिचय था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, किन वजहों से प्रसिद्ध है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पठनीय हैं और हमारे सिलेबस में पहला चैप्टर देने का मुख्य वजह है। तो ये सारा जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अंदर आएंगे, तो सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। इतिहास छात्रों हमें पढ़ने के लिए हमने क्लासरूम में भी लिखाया था, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कितने प्रकार के हैं, इसके लेखक कौन है, इसके भारतीय लेखक, ये सारी चीज़ें हमने लिखाई भी थी और आपको हमने यह भी बताया था इतिहास पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हैं, किसी भी छात्र को इतिहास पढ़ने से क्या सीखने को मिलता है। तो याद कीजिए, उसमें हमने यह बताया था कि इतिहास पढ़ने से किसी भी छात्रों को अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है और कौन सा ऐसा भारतीय व्यक्ति या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने देश, अपने देश दुनिया, अपने राज्य या अपनी अतीत के बारे में जानना नहीं चाहता है, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो या किसी भी विषय का, उसे अपनी अतीत की जानकारी, अपने देश के पुरानी चीज़ों के बारे में, विगत काल में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ही परमावश्यक हो जाता है। और इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न माध्यमों से मिलती है। जैसे आज से 5 साल 10 साल पहले क्या हुआ था वो शायद हमें मालूम होता है कि हाँ 5 साल पहले ऐसी घटनाएं घटी थी, लेकिन आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले कौन सी घटनाएं घटी थी, शायद उस समय हमारा आपका जन्म नहीं हुआ रहा होगा। तो उस समय की घटनाएं हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं कि क्या हुआ था हमारे गाँव में, हमारे देश में, है ना। और उससे भी पहले की अगर 40 साल 50 साल की घटनाएं पूर्व की अगर जानते हैं तो शायद हमारे माता पिता की भी उम्र उससे अधिक नहीं रही हो, तो हमारे बाबा दादी बता पाते हैं पुराने, और उससे भी ज़्यादा 100, 150, 200 साल पुरानी घटनाओं को हम प्राचीन पुस्तकों से, अखबारों से या विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, किताबों से प्राप्त करते हैं। या 1000-2000 साल पहले की भी किताबें हैं, 1000-2000 साल पहले के इतिहास को जानना है अगर हमें, तो हम यात्रियों की किताबों को पढ़ते हैं, प्राचीन हमारी जो पुस्तकें हैं इतिहास की, उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। और उससे भी पहले जब 2000, 4000, 5000 साल पहले चले जाइए, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उस समय शायद लेखन कला का विकास नहीं हुआ रहा होगा, या हुआ भी है तो वो लेखन कला जो उस समय लिखने की जो भाषा थी वो आज के डेट में पहुँच से बाहर है। तो उस समय के इतिहास को भी हम कैसे जान पाते हैं, तो उस समय के इतिहास को हम जानने के लिए विभिन्न प्रकार की पुरा वस्तुओं का सहारा लेते हैं। पुरा वस्तुओं का मतलब होगा वी वस्तुएं जो अति प्राचीन हो, बहुत ही पुरानी हो, पृथ्वी में जैसे तैसे दबी हुई अवस्था में हो। जब उसे उत्खनन किया जाता है तो उसे हम लैब में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा उसे हम पता करते हैं और बनाते हैं।
तो ये पूरा वस्तुएं हो गई। तो इस तरह हम इतिहास को जान पाते हैं, और इतिहास जानने से हमें सबसे बड़ी फायदा ये है कि विगत काल में जो घटनाएं घट चुकी होती है या जो बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी होती है, वो किन वजहों से होती है, इतिहास हमें यह भी बताता है। और उसका क्या निराकरण का समाधान हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इतिहास विषय पढ़ने से भी हमें यह समझ में आती है। इसलिए इतिहास की जानकारी रखनी और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और भी प्रासंगिक पूर्ण हो जाता है कि विगत काल की घटनाओं को हम दोहराएं नहीं, और तरह तरह की जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो मानव जाति के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है लुप्त का अस्तित्व को लेकर, तो उन सभी चीज़ों पर हमें धैर्यता और उन सभी चीज़ों को लेकर हमें ज़्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। अर्थात हड़प्पा सभ्यता क्यों नष्ट हो गया, ये हमें कारण पता चलता है। इस आज आने वाले समय में भी ऐसी सभ्यता कभी भी समाप्त हो सकती है, प्रकृति का प्रकोप कभी बढ़ सकता है। तो उन सभी चीज़ों से हमें बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, पूर्व काल में हमने जो गलतियां कर दी हैं उन गलतियों को पुनः न दोहराएं, इस सब की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इसलिए इतिहास पढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये तो रही कुछ चैप्टर से बाहर की चीज़ें, इतिहास की चीज़ें। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं, गौर करते हैं। चैप्टर का नाम है ईंट मन के अस्थियाँ। ईंट का मतलब ये होता है जैसे, तो ईंट मन के अस्थियाँ के बारे में, ईंट का मतलब ही होता है घर जो बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ईंट के रूप में, वह ईंट हड़प्पा सभ्यता में भी प्रयोग होते थे। उन ईंटों के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। मन के जो बर्तन होता था जिसमें विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों को, द्रव्यों को रखा जाता था, जो गिरने से बचाता था, उन्हें मनके कहते हैं। मनके विभिन्न डिजाइनों में, विभिन्न आकृतियों में, विभिन्न प्रकार के होते थे, जिससे हड़प्पा सभ्यता की सौंदर्यता को ये बढ़ाता है। और अस्थियाँ उस समय कैसे लोग रहते थे, कैसे जीव जंतु रहा करते थे, किन पशुओं को हड़प्पा सभ्यतावासी पालतू बनाया करते थे, उन पशुओं की अस्थियाँ हमें जो है पृथ्वी के अंदर दबे हुए मिलते हैं, और उसका जब हम उत्खनन करते हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चैप्टर का नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता क्या है या कैसे शुरू हुई, इसके अंदर की कहानी हमने, इसके परिचय के बारे में बता दिया। अब आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एकदम पहला टॉपिक ही आरंभ, यानी हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कब कैसे कैसे हुआ, है ना। आइए छात्रों आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं आरंभ के बारे में। तो आरंभ हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया कि आज से लगभग 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, और यह साल था 2600 ईस्वी पूर्व। आज से मतलब 4500 साल पहले, 4620 साल पहले, लगभग 5000 साल पुरानी हमारी यह हड़प्पा सभ्यता है। और इसका समाप्ति जो है 1900 ईस्वी पूर्व हो गया। 1900 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता क्यों समाप्त हो गई, इसके पीछे क्या वजह थी, सांस्कृतिक प्राकृतिक कारण और कुछ बहुत सारे कारण हमने गिनाए, जो विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, जिसके वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो आरंभ के बारे में हमने देखा और इसका अंत कैसे हुआ। आइए जानते हैं निर्वाह के तरीके। तो उसमें जो निर्वाह का तरीका, तो निर्वाह के तरीके भी भिन्न भिन्न थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो निर्वाह के तरीके, किन चीज़ों से वो अपने भरण पोषण करते थे, तो उनका भरण पोषण का तरीका कृषि था, पशुपालन था, शिकार भी था, और ये उत्पादन, शिल्प उत्पादन, विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े कारीगरी के कार्य, ये सब के बहुत सारे स्रोत मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न जगहों पर, जिससे यह पता चलता है हड़प्पावासी किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं थे। कृषि भी उनका मुख्य व्यवसाय में था, क्योंकि बहुत हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जगहों से गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना और भी कुछ फसलों का जो है प्रमाण हमें मिलता है। उसके अलावा जो पशुपालन का उनका कार्य था निर्वहन के अंतर्गत, तो पशुपालन में वो वृषभ को पालते थे, बैल, भैंस, है ना, कुत्ता, बकरी, सूअर, इन सभी पशुओं को वो पाला करते थे। वृषभ का संस्कृत शब्द है, वृषभ का अर्थ होता है बैल। बैल का प्रयोग वो प्रायः खेत को जोतने के लिए किया करते थे, और खेत जोतने का भी हमें बहुत सारी जगहों से प्रमाण मिलता है। जैसे हरियाणा, अपने भारत में जो राज्य है, हरियाणा में एक बनावली जगह था हड़प्पा सभ्यता काल में, तो उस बनावली से भी हमें मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त होते हैं, वही राजस्थान के कालीबंगन एक जगह है, वहाँ से जुते हुए खेत का हमें प्रमाण मिलता है। तो ये जुते हुए खेत का प्रमाण, मिट्टी से बने हुए हल का प्रमाण, पशुओं की अस्थियाँ, उसके बाद में जो है जौ, अनाज,
दाल, सफ़ेद चना, ये सब जो अनाज है विभिन्न जगहों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमारे विद्वान, हमारे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि उनके निर्वहन का तरीका कृषि और पशुपालन था। साथ ही साथ छात्रों, वे लोग कृषि पशुपालन के साथ साथ वो ऐसी मत्स्य पालन भी किया करते थे। मछलियों को भी पकड़ते थे, कंदमूल, फल फूल को तोड़ के खाते थे और शिकार भी किया करते थे। तो ये उनका निर्वहन का तरीका था। और कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि तो वो कार्य करते ही थे, वो एक प्रौद्योगिकी के तहत कृषि कार्य किया करते थे। प्रौद्योगिकी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके तहत कृषि उन्नत अवस्था में होता हो। तो वो किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए ऐसा अनुमान था कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। और सिंचाई के लिए वर्षा पर तो निर्भरता थी ही थी, लेकिन कुछ जगहों से हमें नहर, कुएं का भी प्रमाण मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि कृषि कार्य भी उन्नत अवस्था में था, कृषि भी प्रौद्योगिकी से युक्त था। जैसे अफगानिस्तान का शोरतभोई इलाका जो है, वहाँ से नहरों का हमें उत्खनन प्राप्त हुआ है, नहरों के चिन्ह मिले हैं। और पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में भी बहुत सारे नहर होते रहे होंगे, लेकिन ये आज अस्तित्व में नहीं है, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके पीछे यह इतिहासकारों का मानना है कि ये गाद से भर गए होंगे, जिसके वजह से यहाँ के नहर समाप्त हो गए होंगे। हालांकि यहाँ खेती होती थी, इसका प्रमाण मिलता है। तो इस तरह कृषि प्रौद्योगिकी के तहत वो फसलों को काटने के लिए पत्थरों के बने हुए फावले का इस्तेमाल किया करते थे। उनमें दांत कटा होता था, जिससे वो फसलों को काटा करते थे। तो फसल काटने का तरीका, सिंचाई का तरीका, अनाज का उत्पादन, पशुओं को पालना, तो ये सारे चीज़ हमें उस तरफ संकेत करते हैं कि कृषि उनकी उन्नत अवस्था में होती। हड़प्पा सभ्यता के वासी विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को करते थे। तो ये कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हमने जाना। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बाद मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो एक शहर की तरह है, एक नगर की तरह है। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ा सभ्यता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संधो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ सभ्यता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे शहरों का भी प्रमाण मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और भी कई सारे जगह हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता में जो नगर, वो मोहनजोदड़ो आते हैं। मोहनजोदड़ो कई कारणों से भी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो खास विशेषता है वह है वहाँ की सुव्यवस्थित बनावट। सुव्यवस्थित बनावट में वहाँ का जो नगर है और नगर की बसावट है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के तहत बसाया गया मालूम पड़ता है। क्योंकि वहाँ उत्खनन के दौरान जो खोज किया गया उत्खनन में, तो यह पाया गया कि जो सड़कें हैं चौड़ी हैं, लंबी है, और सड़कों से जो बाएं और दाएं जो सड़कें निकलती हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उसके समानांतर में जो सड़कें जाती हैं वो भी एकदम सीधी जाती है। एक ग्रिड पद्धति में सड़कों का निर्माण है, यानी इस तरह सड़क है, ऐसी सड़क है, एक दूसरे को समकोण पर ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ काटती है, समकोण पर काटती है। और इसके किनारे किनारे ये सड़क हैं, इस सड़क के किनारे किनारे नालियों का प्रबंध है। जो नाली की बनावट, ऐसे भी नाली है, ऐसे भी नाली है। तो ये नालियाँ जो है सड़कों के किनारे इसका निर्माण किया गया है। और घर जो है इस सड़कों के एक निश्चित दूरी पर बना हुआ है, जो देखने में अपने आप में एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित समाज का परिचय देता है। वो जो शहर बसा हुआ है या जो घर बने हुए हैं निश्चित ऊंचाई में बने हुए हैं, सभी घर एक समान स्टाइल से बने हुए हैं, मतलब एक खास शैली में बने हुए हैं। सबका निर्माण का जो तरीका है वो अपने आप में खास है, एक विशेष तरह से है। और घर से जो निकलने वाली नालियां हैं, किचन से जो गंदे पानी निकलते हैं, वो नाली गली की नालियों से जुड़ी हुई है, और वो बड़ी नाली से जाकर गली की नाली जुड़ी हुई है। और बड़ी नालियों के बीच बीच जगहों पर जो है कि स्लैब लगाए हुए हैं। कहीं कहीं जो है कि उस स्लैब को उठाकर उसे साफ करने की व्यवस्था की गई है, कहीं कचरा जाके फंस ना जाए इसलिए जाली भी लगाया गया है,
ये सभी उत्खनन के दौरान हमें पता चलता है। ऐसे और जो नाली है मोटी मोटी चौड़ी ऊंची और बड़ी ईंटों से बना हुआ है और उसमें बड़ा इंसान भी आ जा सकता है, समझिए बड़ा है, विस्तृत है। तो ये साफ सफाई की चौकस व्यवस्था की गई थी। जो नाले हैं, नालों का प्रबंध अपने आप में उत्तम है। सड़कों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति द्वारा है। उसके किनारे किनारे शहरों को बसाया गया है, गाँवों को घरों को बनाया गया है खास पद्धति के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें हमें इस चीज़ की इशारा करता है, इस तरफ संकेत करता है कि मोहनजोदड़ो अपने आप में एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित और बहुत ही सुव्यवस्थित शहर था। इसलिए इसकी एक विशेषता है, यह एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो जाना जाता है। नालों के निर्माण के बारे में हमने बताया कि नालों का निर्माण कैसे पक्की ईंटों से हुआ है। पक्की ईंटों से नाला का निर्माण है। उन नालों को जो है चुनाई के द्वारा उसे बालू से और गारा लगाकर उसे लेप दिया गया है, जिससे अवरुद्ध हो गया है। तो ऐसा एकदम उत्तम किस्म का, आज से 5,000, जरा सोचिए, आज से 5,000 साल पहले ऐसी व्यवस्था रही होंगी, ऐसे समाज, ऐसे नाले, ऐसे गृह प्रबंधन था, ऐसा स्थापत्य देखने को मिलता है, सड़कें ऐसी बनी हुई है। निश्चित तौर से वह समाज उन्नत रहा होगा और बहुत ही सभ्य रहा होगा। जिस समय पूरी दुनिया में बर्बरता थी, आक्रमण थे, लोग आदि मानव के स्थिति में रहा करते थे, कंदमूल फल फूल को तोड़ के खाते थे, शिकार करते थे, उनके अंदर सभ्यता का कोई विकास नहीं था। उस समय हमारी सभ्यता हरी भरी और फली फूली सभ्यता के रूप में एक समृद्ध और सुनियोजित सभ्यता का जो उदाहरण पेश करती है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1921 के पहले लुप्त के पहले किसी को ज्ञात नहीं था, लेकिन दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा सभ्यता का 1921 में उत्खनन किया, वही 1922 में राखलदास बनर्जी ने जब मोहनजोदड़ो का खोज किया। ये क्वेश्चन अभी इस साल के एग्जाम में भी आया था, तो बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव भी जो बता रहे हैं उसे ध्यान रखें। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के खोज हुआ, धीरे धीरे कालीबंगन, लोथल, अलग अलग जगहों पर बसे हुए छोटे बड़े अनेक शहरी केंद्रों को और हड़प्पा सभ्यता के छोटे छोटे केंद्रों का जब पता लगा, तो तब दुनिया को यह जानकारी हुई कि भाई 5,000 साल पहले सभ्यता भी इस धरती पर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। लोगों की जब दिलचस्पी इसमें बढ़ी, तो केवल भारतीय ही नहीं, अंग्रेज ही नहीं, अमेरिकन, कनाडा, अलग अलग देश विदेश के इतिहासकार, भूगोलवेत्ता इन जगहों पर अपने अपने प्रयोग करने आते थे और इन्हें जानने समझने आते थे। तो इतनी महान सभ्यता संस्कृति हमारे देश की है। अब आइए गृह स्थापत्य के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो घर का निर्माण है वो अपने आप में अद्वितीय और बहुत ही सुंदर माना जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया ये जो सड़कें हैं, सड़कें चौड़ी होती थी, लंबी और सीधे एकदम एक इस छोर से देखा जाए तो उस छोर तक अंतिम दिखाई पड़ता था, बीच में मूर्ति तुर्ती नहीं थी, एकदम सीधी और चौड़ी होती थी। उस सड़क के दोनों तरफ घर बने होते थे। अगर छज्जा गिरे हैं तो सबको एक निश्चित ऊंचाई पर गिरे हुए हैं, अगर छत है तो सबका एक निश्चित ऊंचाई में बना हुआ है। तो इससे देखने में सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, मनमोहकता, उस नगर की बसावट जो है अपने आप में खूबसूरती को उसको बढ़ा देता है। तो वहाँ की घर की जो स्थापत्य है वो भी बहुत ही विशेष शैली में जो है खास स्टाइल में बना हुआ है। उसके जब उत्खनन के दौरान मिट्टियों को हटा करके जब देखा गया है तो ऊंची ऊंची मोटी दीवारें आज भी वहाँ पर बनी हुई है, जिसको हम देख सकते हैं। तो वो जो गृह स्थापत्य है वो कई खंडों में है। किताब में उसका चित्र दिया गया है, यहाँ चित्र हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वैसी व्यवस्था नहीं है। आप एनसीईआरटी का जो बुक है इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उस बुक को उठाएं, वहाँ आप देख सकते हैं उस गृह स्थापत्य कला का नमूना भी है घर का, जिसमें छोटे बड़े कई घर हैं। एक बड़ा सा आंगन है और चारों तरफ से घर बने हुए हैं। कोई घर किचन के लिए जाना जाता है, कोई घर आराम के लिए है, कोई घर बेडरूम के लिए है। अलग अलग घर हैं, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए बनाया गया है। और उसके किचन से जो निकलने वाला पानी है, गंदा पानी, वो गली के नाली से मिलता है। वह गली की नाली शहर के बड़ी नालियों से मिलकर के शहर से दूर कचरा ले जाता है। इस तरह शहर साफ सुथरा भी रहता है। गृह स्थापत्य कला की एक और विशेषता है कि उस बहुत सारे घरों के बीच एक घर ऐसा भी है जिसमें कुआं है। कुआं है, जो वह कुआं वाला घर जो है सड़क से लगे हुए है और उसका गेट भी जो है सड़क की तरफ खुलता है, ताकि राहगीर चलने वाले अगर सड़क से चले
तो उस दरवाजे से होते हुए किसी भी घर में जाकर वो पानी पी सकते हैं। तो ऐसी बनावट, ऐसी शिष्टाचार, सदाचार का भी जो उदाहरण हड़प्पा सभ्यता प्रस्तुत करता है, ये अपने आप में उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण और बहुत ही काबिल तारीफ है। तो ये जो है गृह स्थापत्य कला के बारे में हमने देखा। उसके जो घर थे वह पक्के घर भी होते थे, जो छत पर भी सीढ़ी लगा होता था, उस छत पर भी जाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे घरों के निर्माण का जो आर्किटेक्चरल जो डिजाइन है वह भी हमें जहाँ तहाँ मिलता है, और इसकी खोज हमारे इतिहासकारों ने भी किया है। ऐसे मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुओं का भी प्रमाण मिलता है। अलग अलग जगहों पर कुआं का निर्माण भी हुआ था पानी प्राप्त करने के लिए। और आपको हम बता दें, हड़प्पा सभ्यता की एक और मोहनजोदड़ो की विशेषता थी स्नानागार का। स्नानागार एक स्नान के तरह एक आयताकार गड्ढा के समान होता था, जिसमें पानी भरे होते थे। उस पानी में लोग स्नान किया करते थे, जैसे आज बड़े बड़े होटलों में देखते हैं, फिल्मों में स्विमिंग पूल देखते हैं ना। तो आज तो आधुनिकता से लैस बहुत ही हाईटेक होता है, इसकी बात नहीं, लेकिन उसी तर्ज पर उस समय का वही स्विमिंग पूल रहा होगा, है ना, डेवलप। तो स्नानघर भी देखने को मिलता है, जो आयताकार होता था गड्ढा, एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी एक निश्चित अनुपात में हुआ करती थी। ऊपर से नीचे आने तक, उस स्नानागार के नीचे तली में जाने के लिए सीढ़ी बने होते थे। उस सीढ़ी से नीचे आया जाता था, उसी सीढ़ी से ऊपर जाया जा सकता था। उसमें 2 नालियाँ होती थी, जिसे एक साफ पानी ऊपर से डाला जाता था, और जब पानी गंदा हो जाए तो नीचे वाले नली से जो है उसे खोल करके गंदा पानी को नाली के माध्यम से बाहर भी निकाला जाता था। और उसके चारों तरफ जो है, उस आयताकार स्नानागार के चारों तरफ एक चारदीवारी होती थी, जिससे लोग आ जा सकते हैं और चारदीवारी से होते हुए उस स्नानागार में प्रवेश करते थे। तो इस तरह स्नानागार का भी हमें उल्लेख मिलता है, और जहाँ तहाँ इसका भी खुदाई के द्वारा उत्खनन और स्रोत हमें मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि स्नानागार लोगों के उपयोग में था। और स्नानागार का प्रयोग प्रायः हमारे इतिहासकारों की माने तो वो लोग खास पूजा पाठ या किसी सामूहिक यज्ञ रूप में किया करते थे, या धार्मिक अनुष्ठान सामूहिक रूप से जब करते थे तो इस स्नानागार का प्रयोग स्नान के लिए किया करते थे। तो ये सब बनावट गृह स्थापत्य की, नाला की, सड़कें, है ना, ये स्नानागार, ये सब हमें हड़प्पा सभ्यता के उन्नत होने का सुख प्रदान करता है। हमारा गौरव कितना, हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण था, उसकी हमें अनुभूति देता है यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब आइए हम इस दुर्ग के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा मोहनजोदड़ो का जो है दुर्ग है। मोहनजोदड़ो जो है 2 भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो की जो बसावट है, आप जब बुक किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक चित्र भी है। उस चित्र में आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो बसावट है, कॉलोनी के रूप में बसा हुआ, गांव के रूप में बिखरे हुए, उसमें देखेंगे 2 भाग है। पहला भाग निचला शहर के रूप में जाना जाता है, और दूसरा भाग है दुर्ग के रूप में जाना जाता है। निचला शहर की बात हम आपको बता दें कि यह निचला शहर मोहनजोदड़ो का वह हिस्सा था जहां सामान्य और साधारण लोग निवास करते थे। यहाँ संरचनात्मक बनावट बहुत ही छीट-फूट थी, कम थी। यहाँ स्नानागार कम पाए गए हैं। यहाँ भव्य कोटे पर कोटे और मजबूत घर कम पाए गए हैं। यहाँ गोदाम या कुछ इस तरह का बनावट, विशेष संरचनात्मक बनावट का अभाव है। कहाँ? निचले शहर में। लेकिन उसी मोहनजोदड़ो का वह हिस्सा जो ऊंचा पर बना हुआ है दुर्ग के रूप में, उसे हम दुर्ग कहते हैं। वह उसका विशेष जगह है जहाँ साधारण लोग नहीं, असाधारण, अद्वितीय और खास लोग रहा करते थे। शायद सामाजिक रूप से संपन्न लोगों का वास यही दुर्ग वाले क्षेत्रों में हुआ करता था। दुर्ग के जो घर होते थे मजबूत होते थे। एक बड़े से चबूतरे पर बड़ा घर बनाया जाता था। वहाँ तरह तरह के सुख सुविधाओं का भी विस्तार पाया गया है। साथ ही साथ जो सामाजिक भिन्नता को प्रदर्शित करने वाली कुछ पूरा वस्तु है, जैसे फायांस का बर्तन, ये साधारण लोगों के पहुंच से बाहर था। ये खास और रईस लोग ही उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये सारे चीज़ प्रायः दुर्ग में हमें प्राप्त होता है। तो दुर्ग वह इलाका है मोहनजोदड़ो का जो ऊंचा है। यहाँ धनी, संपन्न और बड़े लोग रहा करते थे, और निचले शहर में साधारण, सामान्य, श्रमिक वर्ग और ये लोग रहा करते थे। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोग कई सामाजिक वर्गों में भी बटे हुए थे। इनमें काफ़ी विभिन्नताएं भी थी।
तो अगले टॉपिक में हम लोग सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में भी पता करेंगे। कई स्रोतों से हमें यह भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का हमारा जो बनावट था वह कई सामाजिक विभिन्नताओं में बटा हुआ था, कई खंडों में बटा हुआ था। जिस तरह आज जाति पाति है, ऊंच नीच है, छोटे बड़ों का भेद है, ये आज तो बहुत बहुत कम हो चुका है ये सब चीज़ें, लेकिन जाति पाति आज भी कुछ जगहों पर बहुत ही बड़े पैमाने पर है। एक ज़माना आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले यह स्थिति और ज़्यादा ही विस्मयकारी हुआ करती थी। तो सामाजिक विभिन्नता जो हमें देखने को मिलता है, बड़ा जात छोटा जात, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के लोग जो है सामाजिक भिन्नताओं का पालन किया करते थे। और ये सामाजिक भिन्नताएं हमें कहीं लिखा हुआ तो प्राप्त नहीं होता है। इतनी जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ये सारा चीज़ कहीं लिखा हुआ प्राप्त नहीं है। हमारे इतिहासकारों ने अनेक पूरा वस्तुओं की खुदाई करके उसका जो है कार्बन 14 की पद्धति से उम्र ज्ञात करके उसकी दैनिक जीवन में इसकी क्या प्रयोग है इसको आकलित करके यह पता किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर, तौर तरीका, बोलचाल, ये उपयोग, काज, क्रियाकलाप, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो सामाजिक भिन्नताओं का भी हमें पता चलता है उनके क्रियाकलापों से, वस्तुओं से। क्यों, कैसे पता चलता है? तो आइए इसमें पहला टॉपिक है शवाधान। शवाधान का मतलब होता है शव को समर्पित। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके मृत शरीर को हम शव कहते हैं। और ये शव जब प्रकृति के अंदर समर्पित की जाती है उस जगह को शवाधान कहते हैं। उसी को हिंदी में हम लोग शमशान घाट कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं, है ना। तो ये शवाधान जो है हड़प्पा सभ्यता के समय शवाधान का उपयोग किया करते थे। मृतकों को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। ये याद रखने की चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को दफनाते थे, जलाते नहीं थे। बाद में जो है दफनाने के जलाया जाने लगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को दफनाते थे गर्त में। जो ज़मीन होता था उसमें गड्ढा खोद दिया जाता था जिसको गर्त कहते हैं। उसी गर्त में मृतकों को दफना दिया जाता था। तो जो सामान्य और निचले शहर में जो ऐसे गर्त मिले हैं ये सामान्य है, लेकिन जो दुर्ग या कुछ खास जगहों पर ऐसे गर्त मिले हैं, शवाधान मिले हैं, जहां मृतकों के साथ कुछ जीवनोपयोगी वस्तुओं को भी साथ में रखा गया है। कब्र के साथ कहीं आभूषण, कहीं बर्तन, तांबे के दर्पण, कुछ फयांस, धातु, बर्तन, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है रख दिया जाता था। क्योंकि ऐसी मान्यता थी उस समय, आज भी ऐसी मान्यता है, बहुत कम है लेकिन है आज भी, कि मरने के बाद भी लोगों को यदि इन चीज़ों की आवश्यकता होती होगी, इसलिए उनके परिजन उनको कब्र में उनके साथ उन वस्तुओं को दफना देते थे, रख देते थे। तो व्यक्ति तो मर गया, उनका हम जो शरीर, मांस, चमड़ा ये गल जाता है, लेकिन हड्डी जो है उसी तरह कंकाल के रूप में उस धरती में पैक है। उत्खनन के दौरान ऐसे बहुत सारे कंकाल, अस्थियां प्राप्त की गई जमीन के अंदर से, और उनके खोपड़ी के पास या शरीर के किसी हिस्से के पास विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं प्राप्त की गई है। इससे हमें यह पता चलता है कि शायद कब्रों में भी उन वस्तुओं का उपयोग करने के उद्देश्य से उनके परिजन उनके साथ रख देते थे। अब देखिए ये वस्तु जो रखते थे ये रखने में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। कुछ जगहों पर नहीं रखी गई है, ऐसा मिलता है। कुछ जगहों पर कम कीमती सामान रखी गई है, कुछ जगहों पर बहुमूल्य और महत्व के वस्तुओं को रखा गया है। इससे यह पता चलता है कि सामाजिक विभिन्नताएं थी। समाज भी कई कैटेगरी में, कई वर्गों में विभाजित थी और अपने हक, हैसियत और सामर्थ्य के हिसाब से, रसूख के हिसाब से उन वस्तुओं को कब्रों में वो लोग उपयोग करते थे। तो इस तरह शवाधान का हमें जिक्र मिलता है शमशान घाटों से, जो हमें सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कराता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता का मतलब होता है धनी संपन्नता में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खास प्रकार के चीज़ों को उपयोग करते हैं। विलासिता जैसे मान लेते हैं गांव में आज देख ले, हर व्यक्ति के पास 4 चक्का नहीं है, हर व्यक्ति के पास फ्रिज नहीं है, हर व्यक्ति के पास एसी नहीं है। तो ये एसी, फ्रिज, 4 चक्का गाड़ी मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें वो समाज के कुछ लोगों के पास हैं। तो वो संपन्न लोग हैं, धनी और जो रसूख वाले लोग हैं या
संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान लोग हैं वैसे लोगों के पास है, और जो सामान्य लोग हैं उनके पास इन सभी चीज़ों की पहुंच नहीं है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी समाज का ये दो वर्ग हुआ करता था, जिनके पास विलासिता की कुछ वस्तुओं की मौजूदगी पाई गई है, और कुछ समाज के कुछ लोगों के पास इन विलासिता की वस्तुओं का पहुंच नहीं पाया गया है, या मतलब उनका अभाव पाया गया है। तो ये विलासिता की वस्तु में जैसे आभूषण हो गए, एक जैस्पर, एक कीमती रत्न होता है, इससे बना हुआ और जो है कि आभूषण वगैरह ये कुछ लोगों को प्राप्य होता था और सभी लोगों को नहीं। उसके साथ जैस्पर के अलावा फयांस एक धातु होता है बहुत ही कीमती, उस फयांस का बना हुआ बर्तन मृद भांड के रूप में होता है, जैसे आजकल मिट्टी का बनता है उस तरह का। ये बहुत ही चमकीले और उसमें डिजाइनिंग बनाया जाता था जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। ये अवरुद्ध होता था, इसमें जल, दाल, सूप या कोई भी तरल पदार्थ रखा जाता था, जिसकी वजह से यह चूता नहीं था, या मतलब अवरुद्ध हो जाता था उसकी छिद्र। तो ये विलासिता की वस्तु में इस सब की गिनती की जाती थी। इसकी उपलब्धता और इसकी जो उपलब्धता है बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास और कम घरों में यह प्राप्त होता है। इससे हम अनुमान लगाते हैं और हमारे इतिहासकारों भी अनुमान लगाते हैं कि ये विलासिता की वस्तु थी और ये सभी लोगों के पहुँच के बाहर थी। तो ऐसे बहुत सारे वस्तुओं का भी हमें पता चलता है जो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कराता है। सावधान के बारे में, ईंट, मणके, अस्थियां के बारे में हमने आज के क्लास में जाना। तो अभी यह चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे और भी चीज़ों, मोहरें, लिपि, बाट, प्राचीन सत्ता, सरकार, शासन, इसका अंत कैसे हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर ये जब अंत हो गया तो फिर हम तक ये इसकी जानकारी कब, कैसे, किन परिस्थितियों में पहुंची, और उस समय हमारे देश के जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष डायरेक्टर कौन थे, किनके नेतृत्व में ये सब काम हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें अभी भी बहुत सारी शेष हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में ये भी बात बताते हैं कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, इसकी जानकारी हमें फीडबैक ज़रूर दें। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी तक यह वीडियो पहुंचाएं ताकि सबके पढ़ाई में यह मददगार साबित हो सके। और इतना कहने के बाद हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आपका दिन मंगलमय हो, यही हम प्रार्थना और कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत छात्रों।